हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर के चौथे क्लास और अंतिम क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि हीमोडायलिसिस क्या है, किस प्रकार से होता है, ये क्या है और पादपों में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है। पेड़ पौधों में बेकार पदार्थ, व्यर्थ पदार्थ किस प्रकार से उत्सर्जित किया जाता है और कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं, इन सारी चीजों की जानकारी विस्तार पूर्वक ग्रहण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हीमोडायलिसिस क्या है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि वृक्क बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, एसेंशियल ऑर्गन है, आवश्यक अंग है। अगर वृक्क नहीं रहे या काम करना बंद कर दे तो फिर विषाक्त पदार्थ, जहरीला पदार्थ, चाहे वो अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, यानी जो मूत्र निर्माण का जो कार्य होता है वो नहीं होगा। और ऐसे स्थिति में विषाक्त पदार्थ जब शरीर में जमा होगा बाबू, तो फिर हमारी मौत तक हो सकती है। तो जब किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत मानसिक तनाव है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या कोई एक्सीडेंटल किन्हीं का किडनी, किन्हीं का वृक्क काम करना अगर बंद कर देता है तो उस स्थिति में भी वह व्यक्ति जीवित रह सकता है। और जीवित रहने का उसका मात्र और मात्र एक कारण है, वो है डायलिसिस। जब किडनी काम करना बंद कर देता है तो दो ही विकल्प बच जाता है। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट, यानी किडनी को चेंज करा लीजिए, जो काफी कॉस्टली होता है, और दूसरा जो उपाय है वो है डायलिसिस। डायलिसिस है क्या? यानी मशीन के द्वारा क्या किया जाता है, वृक्क का कार्य को अंजाम दिया जाता है और उसे ही हीमोडायलिसिस कहते हैं। किस प्रकार से ये डायलिसिस किया जाता है, सारी बातों की जानकारी हम लोग स्टेप बाय स्टेप ग्रहण करेंगे। तो वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने से, अभी हम लोगों ने जाना कि वृक्क बहुत सारे कारणों से क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर वो क्षतिग्रस्त हो गया, वो काम करने की स्थिति में नहीं है बाबू, तो वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल के द्वारा संपादित कराया जाता है और यही मशीन जो है वो डायलिसिस मशीन कहलाता है। अभी हम लोग फिगर के माध्यम से उसको भी देखेंगे और किस प्रकार से होता है ये भी देखेंगे। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब वृक्क खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उस स्थिति में क्या करता है, ये कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। और इस मशीन में एक टंकी होता है। क्या होता है बाबू? एक टंकी होता है जो डायलाइजर कहलाता है। अब डायलाइजर में डायलाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ भरा होता है, द्रव पदार्थ भरा होता है ना। और इस तरल पदार्थ में सेलोफेन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है और यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से पारगम्य होता है तथा यह केवल विलय का ही विसरण करता है। विलय का विसरण कहने का मतलब जो सॉल्युबल है, जो घुल जाता है, उसी का विसरण करता है, उसी का डिफ्यूजन करता है। विसरण कहते किसको है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में एक पदार्थ एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ में क्या करता है, मिल जाता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहां हमने क्या लिखा कि विलय पदार्थ का ही जो घुल जाता है, वैसे पदार्थों का ही विसरण होने देता है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये
हीमोडायलिसिस की क्रिया होती है डायलाइजर के माध्यम से। जरा सा उसको देखेंगे, है ना। देखिए बाबू, क्या किया जाता है, हम लोग क्या जानते हैं कि धमनी से, ये मान लीजिए बायां हाथ है, और धमनी से शुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त कहां आता है, धमनी में प्रवाहित होता है, और सिरा में विऑक्सीजनित या अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि चीरा लगा करके धमनी से ब्लड जो है वो निकाल लिया जाता है, और निकाल करके देखिए दबाव मापक यंत्र है ना, इस तरह से यहां से ये निकाल लिया, ये धमनी है बाबू, देख रहे हैं ना, और यहां से देखिए निकाल लिया ब्लड को, और निकाल लेने के बाद क्या करता है, पंप में के माध्यम से इसको लाया जाता है। फिर देखिए यहां आया, यहां प्रतिस्कंदक संयोजन है, जिनको दिखाई नहीं पड़े जूम करके बड़ा कर लीजिएगा। फिर देखिए यहां से इस तरह से ये बढ़ता है, और ये डायलाइजर है जो डायलिसिस का काम करता है, ब्लड को शुद्ध करता है ना। और फिर इसके बाद यहां से देखिए इस तरह से आता है ना, हर जगह दबाव मापक यंत्र जो है वो लगा हुआ होता है, जिससे कि प्रेशर मापा जाता है। और अंत में क्या होता है कि सिरा के माध्यम से विऑक्सीजनित रक्त को फिर जो है सिरा में प्रवेश कर दिया जाता है ना। और यही डायलाइजर में जहां की सेलोफोन लगा होता है, सेलोफेन की नली है देखिए, और इसमें एक फ्लूइड होता है, एक द्रव होता है, और द्रव के माध्यम से क्या होता है कि ब्लड प्रवाहित किया जाता है, और इसमें जो भी इम्प्यूरिटीज है, जो भी विषाक्त पदार्थ है, चाहे वो यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, इन सबों को एक तरह से क्या किया जाता है, छान करके अलग कर लिया जाता है, और बाकी जो विषाक्त रहित जो रक्त है पुनः सिरा के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जब वृक्क काम करना बंद कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो ये कृत्रिम तरीके से डायलिसिस मशीन के द्वारा वृक्क जो शरीर में काम करता है वही कार्य इस मशीन के द्वारा कराया जाता है, और करा करके जो इम्प्यूरिटीज है, जो अशुद्धियां है, जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो विषाक्त पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और बाकी जो ब्लड बच जाता है उसको फिर सिरा के माध्यम से शरीर में प्रवाहित कर दिया जाता है, पंपिंग कर दिया जाता है पंप के माध्यम से। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा कि धमनी से रक्त को निकाला जाता है और डायलिसिस मशीन में इसको डाला जाता है, और सारा जो अशुद्धि होता है उसको इसी में छन करके वो निकल जाता है, और फिर सिरा के माध्यम से शरीर में रक्त को प्रविष्ट करा दिया जाता है। आइए इससे जुड़ी और बातों को हम लोग सीखते हैं, देखते हैं कि डायलिसिस के समय ध्यान दीजिएगा, जब डायलिसिस होने लगता है, आ जाइए, तो क्या होता है, अभी जो फिगर में हम लोगों ने देखा कि रोगी के शरीर का रक्त धमनी के द्वारा निकालकर उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है बाबू, क्योंकि रूम टेम्परेचर कितना होता है, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसको घटा करके 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, और ठंडा करके इस रक्त को एक पंप की सहायता से कहां भेजा जाता है, डायलाइजर में भेजा जाता है, जो अभी हम लोग फिगर देखे। यहां क्या होता है, रक्त से नाइट्रोजनी विकार विसरित होकर के डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। कहां चला जाता है, डायलिसिस फ्लूइड में, डायलिसिस द्रव में चला जाता है। और नाइट्रोजनी विकार है क्या, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, है ना,
क्योंकि ये सब नाइट्रोजन से बना हुआ है, तो नाइट्रोजनी विकार जो है वो यहां रह जाता है और इस तरह शुद्ध किए गए रक्त को पुनः शरीर के तापक्रम पर लाया जाता है, बॉडी टेम्परेचर पर लाया जाता है ना। और बॉडी टेम्परेचर पर ला करके पुनः इस रक्त को पंप की मदद से सिरा के द्वारा रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस कहलाता है। फिर से एक बार देखते हैं, यहां पर देखिए कि ये धमनी से अभी जिस पर चर्चा हो रही थी, ये धमनी से देखिए है ना, ब्लड को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकाल करके, चूंकि बॉडी टेम्परेचर ऐसे तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान शरीर का होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर 25 होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। इस ब्लड को निकाल करके 0 डिग्री सेल्सियस पर तक जो है इसको ठंडा कर दिया जाता है। और ठंडा करने के बाद देखिए इसको डायलिसिस मशीन यानी डायलाइजर में ले जाया जाता है। ये डायलाइजर है बाबू, और इसमें एक फ्लूइड होता है, द्रव होता है, डायलिसिस फ्लूइड जिसको कह सकते हैं, डायलाइजर में होता है। और उसी फ्लूइड में क्या होता है? नाइट्रोजीनस अशुद्धि जो है वो इसी में घुल जाता है, जैसे है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, है ना। ये सब इसी डायलाइजर में जो फ्लूइड है उसी फ्लूइड में वो घुल जाता है और यहीं रह जाता है, क्योंकि वो विलेय है, सब घुलता है, इसी फ्लूइड में वो घुल जाता है। और घुलने के बाद पुनः क्या होता है ना, सेलोफेन की बनी नली से ये फिर क्या होता है, सिरा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। और लेकिन प्रवेश कितना फिर करा जाता है? यहां तो 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहां जो है वो बॉडी टेम्परेचर जितना होता है, जो भी 25 डिग्री सेल्सियस हो या 37 डिग्री सेल्सियस हो, 35 डिग्री सेल्सियस हो, उतना करके और इसको पुनः सिरा के माध्यम से क्या किया जाता है? शरीर में पुनः वापस पंप कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। और यही जो प्रक्रिया है बाबू, यही हीमोडायलिसिस कहलाता है ना। आगे देखते हैं, यही अभी हम लोग देख रहे थे। अब आगे है कि ये जो रक्त का शुद्धिकरण की जो यह प्रक्रिया है वह अत्यंत विकसित तकनीक है, हाईली जो है डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है। पहले क्या होता था कि किडनी अगर खराब हो गया तो फिर मृत्यु तक हो जाती थी, कोई उपाय नहीं था। लेकिन जब से डायलिसिस मशीन का आविष्कार हुआ, तब से कम लोगों को डायलिसिस पर रख करके और जीवित रखा जा सकता है और रखा जाता भी है। अब है कि इसमें उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल ही एफिशिएंसी के तहत, सफाई के तहत अच्छे तरीके से यह काम किया जाता है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि जब मनुष्य के वृक्क क्षतिग्रस्त हो जाता है, चाहे वो मधुमेह के कारण डायबिटीज एक ही हुआ, या फिर उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर, या कोई तनाव, या कोई और बीमारी, है ना, या एक्सीडेंटल किसी का किडनी क्षतिग्रस्त हो जाता है, काम करना वो बंद कर देता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? डायलाइजर के द्वारा, डायलिसिस के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, जो कि मशीन कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है, उसके द्वारा डायलिसिस किया जाता है। यानी वृक्क का जो कार्य होता है उस कार्य का संपादन कराया जाता है। किस प्रकार से कराया जाता है वो हम लोगों ने देखा। अब आगे का जो टॉपिक है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि पादपों में, पेड़ पौधों में किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया होती है,
किस प्रकार से उत्सर्जन होता है। तो जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। क्या है बाबू कि जंतुओं की तुलना में पौधों में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, कैसे होता है उत्सर्जन की क्रिया, चूंकि उपापचयी क्रिया यहां भी होता है। भोजन का बनना, ग्लूकोज बनता है और फिर ग्लूकोज टूटता है श्वसन क्रिया में और तब ऊर्जा मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या है, उत्सर्जी पदार्थ है। तो आइए, इसके लिए पेड़ पौधों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता है। अभी हम लोग देखे थे कि जंतुओं में मुख्य जो उत्सर्जी अंग है वो वृक्क है, किडनी है, लेकिन इसमें उस तरह का कोई उत्सर्जी पदार्थ नहीं होता है। अब है कि श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस, विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों, पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है एवं अन्य भागों में अवस्थित जो वात रंध्र होता है, छिद्र होता है, लेंटिसेल्स होता है, उसके द्वारा उत्सर्जित होती है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि पेड़ पौधों में कोई विशेष अंग उत्सर्जन के लिए नहीं होता है। दूसरा कि श्वसन क्रिया से जो CO2 गैस निकलती है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, वो कैसे निकलती है शरीर से बाहर, तो पत्तियों में जो छिद्र होता है और वातरंध्र यानी लेंटिसेल्स, डेड सेल्स जहां पर होता है, और उसमें जो रंध्र होता है, छिद्र होता है, उस छिद्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और O2 ऑक्सीजन ये विसरण की क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछता है। आगे है कि वाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्रों द्वारा तथा पौधों के अन्य भागों से निष्कासित होता रहता है। अब है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके हिसाब से वाष्पोत्सर्जन से जो जल निकलता है वो कैसे निकलता है, तो रंध्र यानी छिद्र, स्टोमाटा और पौधे के अन्य भागों जो वायवीय भाग में होता है, वायु के संपर्क में होता है, वहां वाष्प बन करके निकलता है, ट्रांसपिरेशन होता है। अब है कि पौधे उत्सर्जी पदार्थों को अपनी पत्तियों एवं छालों में संचित करते हैं। पौधा क्या करता है कि जो भी बेकार पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसको पत्ती और छाल में संचित करते हैं। जब पत्ती गिर जाता है, देखते होंगे पत्तियां सूखती है तो क्या होता है, वो गिर जाती है, तो जो पत्ती में इंप्यूरिटीज है वो शरीर से, पेड़ पौधा के शरीर से अलग हो जाता है। छाल में जमा रहता है, देखते हैं कि समय समय पर छाल भी क्या होता है, पेड़ पौधों के शरीर से अलग होता है, यानी उसमें जो अशुद्धि है वो अलग हो जाता है, क्योंकि पेड़ पौधों में कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है। ऐसे स्थिति में इस प्रकार से पेड़ पौधों में उत्सर्जन की क्रिया का संपादन होता है। तो वही हमने लिखा कि पत्तियों के गिरने एवं छाल के विलगाव से, विलगाव मतलब छाल का अलग होना, होने से इन उत्सर्जी पदार्थों का पादप शरीर से क्या होता है, निष्कासन होता है। बाबू आगे है कि विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के दौरान इसमें भी उपचय और अपचय होता है, यानी भोजन बनता है, फिर श्वसन में भोजन टूटता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनता है। इन सारी क्रियाओं के दौरान बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ भी बनता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ का भी निर्माण होता है। तो विभिन्न चयापचयी क्रियाओं के दौरान टेनिन उत्सर्जी पदार्थ है, रेजिन उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद उत्सर्जी पदार्थ है, गोंद जिससे गम जिसको बोलते हैं, जिससे आप पेज को साटते हैं, कागज को चिपकाने का जो काम करते हैं, वो भी क्या है, वो भी उत्सर्जी पदार्थ ही है, बेकार का पदार्थ है, इसका निर्माण होता है। अब देखिए टेनिन जो है वो वृक्षों के छाल में होता है,
आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। टैनिन वृक्षों की छाल में होता है। रेजिन तथा गोंद पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। रेजिन तथा गोंद कहां होता है? पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। कुछ पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। आप देखे होंगे पीपल का पत्ता तोड़िएगा तो दूध की तरह कुछ निकलता है। जो दूध की तरह द्रव निकलता है दूधिया तरल के रूप में, उसी को लेटेक्स कहते हैं। बरगद में भी जो है, बरगद का अगर पत्ता को तोड़ते हैं, टहनी को तोड़ते हैं, तो उसमें भी दूधिया तरल पदार्थ, द्रव पदार्थ निकलता है, जिसको कि लेटेक्स कहते हैं। आगे है कि बबूल के पौधों में गोंद जो है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बबूल के पौधों में गोंद जो होता है वो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और चीड़ में, चीड़ वृक्ष का नाम है, इसमें रेजिन पाया जाता है। चीड़ में क्या होता है बाबू? वस्तुनिष्ठ में भी ये प्रश्न आपसे पूछता है कि रेजिन निम्नलिखित में से किन वृक्षों में से प्राप्त होता है? तो चीड़ में। बबूल में गोंद पाया जाता है, और लेटेक्स जो कि दूधिया तरल के रूप में होता है वो पीपल और बरगद में पाया जाता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो चैप्टर है उत्सर्जन, पूरा हर एक टॉपिक का जानकारी हम लोगों ने ग्रहण किया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।